हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अपराध के बारे में कि अपराध क्या होता है, व्हाट इज दिस अपराध। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये, ऑफेंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो ऑफेंस है वह आप जो हमारी जो नई संहिता आई है 2023 की, जिसे हम कहते हैं BNS 2023। तो BNS 2023 में ऑफेंस को सेक्शन 2, इसकी जो सेक्शन 2 है उसके 24 में डेफिनेशन इसकी दी गई है ऑफेंस। अब इस डेफिनेशन पार्ट को जब आप पढ़ेंगे डायरेक्ट लैंग्वेज में, तो उस डेफिनेशन पार्ट में सीधी सी बात ये बताई गई है कि ऑफेंस क्या है ये नहीं बताया है। ए और बी, इसमें एक तो स्टार्टिंग में लाइन लिखी है, इस लाइन को आप पढ़ लेंगे, ऑफेंस के सामने लिखिए। इसमें लिखा है कि इस संहिता के द्वारा जिसे दंडनीय बनाया गया है वह ऑफेंस है। और जो ए और बी है, इसमें जो ए और बी दी गई यानी का और खा दिया गया है, उनको छोड़कर, इन दोनों क्लॉज को छोड़कर बाकी सब अपराध है ये बताया गया है। अब जैसे जो पुरानी थी हमारी आईपीसी थी 1860 की। अब जो आईपीसी थी हमारी 1860 की, उसके सेक्शन 40 में जो डेफिनेशन दी थी वही डेफिनेशन इसमें दी गई है। कुछ बदलाव नहीं किया है इस डेफिनेशन में, कुछ जैसी की डेफिनेशन है वैसी डेफिनेशन है। आप ऐसा ना सोचें कि उसमें जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, इसमें जो डेफिनेशन है वह अलग है। अलग कुछ नहीं है इसमें। जो ए में और बी में, अब जैसे जो पहले की जो एक्ट था, पहले की जो संहिता थी, उसमें 511 सेक्शन थी टोटल। अब 511 सेक्शन थी तो उस हिसाब से ये इसको चार्ट को बनाया गया था। अब इस चार्ट में क्या कर दिया गया है, जैसे जो BNS आई है उसमें टोटल सेक्शन कितनी है अपनी 358, तो उस हिसाब से इसको मेंटेन किया गया इस चार्ट को। इस चार्ट में ये बताया गया इसको छोड़कर बाकी जितने भी अपराध बताए गए हैं, बाकी जितने भी दंड दिए गए हैं, जिन धाराओं को बताया गया है, जिनमें दंड दिया गया है, उनको ऑफेंस माना जाएगा। अब जैसे कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 आप खोलेंगे, कल्पेबल होमिसाइड दिया गया है। हत्या के लिए सेक्शन 101 में दिया गया है। तो ऐसे धाराएं डिवाइडेड कर दी है अपराध के बारे में। तो अपराध के बारे में कल्पेबल होमिसाइड भी एक अपराध है। मतलब जो सेक्शन 100 है उसमें बताया गया कल्पेबल होमिसाइड की कि कैसा कैसा व्यक्ति करे, मानव कैसा कैसा कार्य करेगा तो उसे कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत माना जाएगा। और हत्या के लिए बताया गया है कि कैसे कैसे करे, उसके लिए दंड के लिए अलग पनिशमेंट, अलग सेक्शन दी गई है, इसके लिए उसमें नहीं बताया गया। तो मैं बात कर रहा था ऑफेंस के बारे में कि ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस का मतलब होता है कि जैसे ए के द्वारा बी को लाठियों से मारा जाता है, ए के द्वारा बी को लाठियों से मारा जाता है, और इस हद तक मारा जाता है कि बी का एक हाथ टूट जाता है। तो ए ने इसके साथ क्या किया, ए ने इसके साथ घोरोपहती की। क्या की? घोरोपहती। अब घोरोपहती कैसे पता चली आपको कि घोरोपहती होगी? क्योंकि घोरोपहती इस एक्ट में दी गई है, डेफिनेशन में दी गई है। घोरोपहती को जब आप इस एक्ट में पढ़ेंगे तो उस एक्ट में दिया गया है कि घोरोपहती क्या होती है। इस संहिता में जो BNS है इसमें बताया गया है घोरोपहती क्या होती है। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? ऐसे पता चला कि जो संहिता है 2023 की, उसमें डेफिनेशन पार्ट में बताया गया है इसकी। अब इसके डेफिनेशन पार्ट यानी सेक्शन, किस सेक्शन में बताया गया है? उपहती, घोरोपहती। तो जो सेक्शन इसमें बताया गया है घोरोपहती के बारे में, अब इसके लिए पनिशमेंट भी बताई गई है इसमें। तो जिसके बारे में पनिशमेंट दी गई है क्या वह अपराध है? जी हाँ। इस लाइन को आप गौर से देखेंगे तो इस लाइन में बताया गया कि जिन इस संहिता में यानी कि सिवाय जिन कार्यों को दंडनीय बताया गया है, दंडनीय बनाया गया है,
दंडनीय बनाया गया का मतलब जैसे उपपत्ति, घोर उपपत्ति को दंडनीय बनाया गया है, इसके लिए कोई दंड का उल्लेख किया गया है कि दंड ये है, तो उसको क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। ये होता है ऑफेंस। कहने का तात्पर्य। अब ऑफेंस के लिए कोई जो आप सोचें कि एक ऑथेंटिक डेफिनेशन मिल जाए, इस डेफिनेशन से ही पूरा काम हो रहा है हमारा कि ऑफेंस क्या होता है, इससे ही समझ में आ जाए, तो इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई इस एक्ट में, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई ऑफेंस से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि क्राइम क्या होता है और ऑफेंस क्या होता है। तो क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर है, बेसिकली क्या अंतर होता है ऑफेंस और क्राइम में? तो ऑफेंस और क्राइम में ये अंतर होता है कि जो क्राइम होता है वो क्राइम ही होता है। क्राइम का मतलब कि विधि द्वारा उसको रोका गया है, मतलब किसी भी विधि के द्वारा उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, किसी भी विधि के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, तो वह ऑफेंस है, मतलब क्राइम है। और किसी भी विधि के द्वारा जिसके बारे में पनिशमेंट दी गई है कि ये पनिशमेंट है इसके लिए, अगर ये कार्य करोगे तो इसके लिए ये पनिशमेंट है, इतनी इतनी सजा आपको मिलेगी, तो वह क्या है? ऑफेंस है। कहने का तात्पर्य बस इतना सा ही है इसके लिए कि जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है, जिस कृत्य को प्रोहिबिटेड बाय लॉ किया गया है, तो वह होता है क्राइम। अब जिसको पनिशमेंट दी गई है, जिसके लिए पनिशमेंट बाय लॉ, जिसके बारे में पनिशमेंट दी गई है, दंडनीय बताया गया है कि वह ऑफेंस है। अब जैसे एक नॉर्मल, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्मल एग्जांपल कैसे? नॉर्मल एग्जांपल ऐसे कि जैसे मान लो एक मेल है, जैसे कि आदमी है, अब ये रोड है, इसके ऊपर ये आदमी चल रहा है, ये है फीमेल, एक लड़की है, और ये है मेल, इसके पीछे पीछे ये जा रही है। अब फीमेल जब किसी आदमी का पीछा करती है, मान लो किसी मेल का पीछा करती है, तो उसको पीछा करना नहीं कहेंगे, उसको स्टॉकिंग नहीं कहेंगे। लेकिन एक फीमेल का एक मेल पीछा करता है तो वह स्टॉकिंग है, उसे दंडनीय बताया गया है, तो वह होगा ऑफेंस। जब आदमी किसी फीमेल का पीछा करेगी तो वह ऑफेंस करेगा, तो वह ऑफेंस है। लेकिन फीमेल किसी मेल का पीछा करेगी तो वह ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा किया जाने पर किसी फीमेल को किसी प्रकार का कोई मतलब दंडनीय नहीं दिया गया, दंड नहीं दिया गया, इसकी पनिशमेंट नहीं दी गई इसके बारे में। तो ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल था इसके लिए। तो ये होता है क्राइम और ऑफेंस में अंतर बेसिकली। उसके बाद हम देख लेते हैं कई सारे इसमें डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे आप देखें कि मोरल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, और एक और आता है सिविल रॉन्ग, मोरल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, एक और आता है, एक और क्या है, अब बच जाइए इसके लिए। अब सबसे पहले देख लें मोरल रॉन्ग क्या होता है भाई। मोरल रॉन्ग का मतलब ये है कि इसके भी इसके संग डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि मोरल रॉन्ग और ऑफेंस में क्या अंतर है। तो ऑफेंस तो मैंने बता दिया, जैसे किसी विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है, दंड दिया गया है, जिसके लिए पनिशमेंट दी गई है कार्य के लिए, वह ऑफेंस है। अब मोरल रॉन्ग क्या है, मोरल रॉन्ग क्या होता है? तो जैसे ए है और बी है,
अब ए कोई भिखारी है, मान लो बी के पास भीख मांगने के लिए जाता है। अब बी खूब पैसे वाला है, लेकिन फिर भी वह उसको कुछ पैसे नहीं देता है, किसी प्रकार कोई पैसे नहीं देता है ए को। तो बी ने क्या किया ए के साथ? बी ने ए के साथ मोरली गलत किया, मोरली गलत किया, तो इसे मोरल रॉन्ग कहेंगे। ये किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है, ये मोरल रॉन्ग है। तो ये होता है मोरल रॉन्ग। अब क्रिमिनल लॉन्ग क्या होता है? तो क्रिमिनल लॉन्ग को आप ऑफेंस के ही समान समझें। बस क्रिमिनल लॉन्ग में क्या है, ऑफेंस के समान ही समझे, ऐसी कुछ बड़ा नहीं है क्रिमिनल लॉन्ग। ऑफेंस में बेसिकली कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कई सारी विधि शास्त्रियों ने दिया हो, लेकिन बेसिक इसमें डिफरेंस कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। सिविल लॉन्ग क्या होता है? और ऑफेंस तो आपने देख ली। सिविल लॉन्ग क्या होता है? सिविल लॉन्ग का मतलब होता है ए और बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, ए जो भी इसके साथ वादा करता है वह ए उसका पालन करता है और बी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन ए ने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन बी ने इसके साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। जैसे ए कार खरीदने के लिए दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि इतने रुपए की मेरी कार है, 5 लाख रुपए की। अब कार तो इसने दे दी, लेकिन बी ने 5 लाख रुपए इसको नहीं दिए। तो बी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। उसके लिए ए क्या कहेगा कि मुझे डैमेजेज चाहिए, मैंने क्या कार इसको बी को दे दी है, मुझे डैमेजेज चाहिए उस कार में। तो ए क्या करेगा? सिविल सूट दाखिल करेगा और सिविल लॉन्ग इसको कहा जाएगा। तो उसके लिए कोई डैमेजेस वगैरह दे दिए जाते हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ सिविल लॉन्ग होता है या कहें कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो सिविल लॉन्ग ये होता है। तो ये था ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस के बारे में एक बात और जाने, ऑफेंस को क्या है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में क्या है, यूट्यूब पे ही बहुत कम क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो मैंने भी सर्च किया तो मुझे भी बहुत कम क्लासेस मिली इस ऑफेंस के बारे में। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई, इसको एक कंबाइंड पूरी एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने पूरा ऑफेंस बताया है कि ऑफेंस का मतलब क्या है। ओवरऑल पूरा क्लियर किया है ऑफेंस के बारे में और क्या होता है। और इससे एक पॉइंट और आ जाता है, जैसे हम, हाँ ये और बता दूं मैं आपको कि जो ऑफेंस के बारे में एग्जाम रिलेटेड मैं ओवरव्यू दूं आपको, तो ओवर इसका यही है कि जो ऑफेंस है वह बेसिकली केवल यही पूछा जाता है इसके बारे में। मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका, ये ऑफेंस के आवश्यक तत्व बताइए, अपराध के एसेंशियल एलिमेंट्स को बताइए, उन पर चर्चा कीजिए। 4 नंबर में आ जाए या फिर कहें कि 6 नंबर में आ जाए। और इसके आवश्यक तत्व और बता देता हूं मैं कि आवश्यक तत्व क्या होता है। आवश्यक तत्व में पहला तत्व आता है इसका मानव के बारे में, कि जो अपराध किया जाता है उसमें मेन रोल किसका होता है, तो किसी व्यक्ति का रोल होगा। कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल। तो मानव के द्वारा किसी मानव को के साथ किया गया किसी प्रकार का कोई कार्य है या लोप है, और वह कैसे किया जाएगा? दुराशय के साथ, दुराशय के साथ किया जाता है। उसके जो मानव है वह अपनी, उसकी जो मनःस्थिति है वह आपराधिक मनःस्थिति होती है। आपराधिक मनःस्थिति से कोई कार्य करता है। जैसे ए का ये आशय है कि मैं बी को खत्म कर दूं, तो ए उस इंटेंशन के साथ बी पर गोली चलाता है और इसकी हत्या कारित कर देता है गोली चला के, जबकि ए को पता है कि गोली चलाने से बी की मृत्यु हो सकती है या संभावना है या मामूली अनुक्रम में मृत्यु होना संभव है। उस कंडीशन में इसको ऐसी शारीरिक स्थिति देता है कि ये खत्म हो जाता है, हत्या कारित हो जाती है। तो ये ए के द्वारा दुराशय के साथ वह कार्य किया गया था, मेन सीरिया था उस अपराध में, तो वह दुराशय। तीसरा आता है कार्य करना। अब मानव तो हो गया और उसके साथ दुराशय भी है, उसका मनःस्थिति भी आपराधिक मनःस्थिति है। और उसने क्या किया
लोभ भी किया, मतलब कार्य या लोभ करके अपराध कारित किया। कहने का तात्पर्य यह कि कार्य के द्वारा कैसे, तो ए ने इसको कार्य कारित किया, मान लो चाकू मार दी या फिर बंदूक मार दी, तो वो चीज अपराध है, कृत्य के द्वारा अपराध कारित किया। लेकिन लोभ के माध्यम से कैसे, ओमिशन के माध्यम से ऐसे कि विधि द्वारा यह आबद्ध था उस कार्य को करने के लिए, विधि द्वारा रोकने के लिए वह आबद्ध था। जैसे बी किसी स्विमिंग पूल में डूब रहा है और ए वहां रक्षक का काम करता है, तो ए बी को डूबते हुए वहां खड़े होके ऐसे देखता है, बस ऐसे देख रहा है खड़ा खड़ा उधर, ए नहीं बचाता है बी को, तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा कि ए ने क्या किया, बी के साथ अपराध कारित किया, जबकि वह उसको बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया। विधि द्वारा आबद्ध था कार्य करने के लिए, फिर भी नहीं कार्य किया, फिर भी उस कार्य से बचा, तो वह क्या माना जाएगा, लोभ के माध्यम से उसने अपराध कारित किया। तो कार्य के माध्यम से और लोभ के माध्यम से अपराध कारित किया जा सकता है। तो ये बात हो गई, तो ये थे इसकी आवश्यकता। अब इसके चरण देख लेते हैं कि अपराध को करने के कुछ चरण भी हैं, यानी स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है सबसे पहले व्यक्ति का आशय होता है कार्य करने का, उसके मन में सबसे पहले इंटेंशन आता है कि इस व्यक्ति को मुझे किसी प्रकार की हानि पहुंचानी है, क्षति कारित करनी है, अपत्ति कारित करनी है, गौरवपति कारित करनी है, तो वह इंटेंशन होना चाहिए। उसका सबसे पहला कार्य होता है कि दिमाग में उसके वाली बात आना चाहिए, कोई अपराध कृत्य तो उसके दिमाग में आना चाहिए, फिर वह उस चीज के लिए तैयारी करता है। अब तैयारी का क्या है, बेसिकली तैयारी उन अपराधों में होता है, जैसे अब मान लो किसी प्रकार से कोई जहर देने की कोशिश कर रहा है, जहर के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने की कोशिश करता है, तो वह मेडिकल से उस जहर की शीशी लाएगा, उसको खाने में खाना बनाएगा तो उसमें डालेगा, तो वह तैयारी हो रही है। अब तैयारी होने के बाद क्या होता है, दूसरा काम उसका प्रयत्न करने का। उसने अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट का तात्पर्य ये कि उसको खाना या तो वह नौकर के माध्यम से पहुंचा देगा या खुद चला जाएगा देने के लिए, तो वह क्या हो जाएगा, अपराध। तो जो अपराध कारित करने के लिए जो मेन चीजें चाहिए उसको, जो उसका इंटेंशन था उसको मानने के लिए, उस कृत्य को करने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए उसको खत्म करने के लिए, उसको उसकी हत्या कारित करने के लिए, उसको घोरोपति पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसको बीमार करने के लिए, तो उसकी तैयारी करी उसने उसके लिए, मतलब उससे संबंधित जो भी साधन थे वो इकट्ठे किए, साधनों को इकट्ठे करना, बात ये है बेसिकली। आशय होना चाहिए, साधनों को इकट्ठे किया उसने, फिर अटेम्प्ट कर दिया, उन साधनों का फिर उपयोग कर लिया, मतलब नौकर के माध्यम से उसकी टेबल पर खाना पहुंचा दिया या फिर खुद चला गया। अब इसमें कभी कभी इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आया था, यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मान लो उसने जहर मिलाया खाने में और खाना की प्लेट ले जा रहा है और दे के नौकर को दे देता है, खुद नहीं जाता है, नौकर को दे दिया उसने प्लेट। अब नौकर लेके गया और वह गिर भी गई, हाथ से उसको छूट गई, वह खाना फैल गया, तो इस कंडीशन में ये नहीं माना जाएगा कि ए ने अपराध नहीं किया बी के साथ। ए ने अपना पूरा कार्य कर दिया था, वह उसकी हाथ से प्लेट निकल गई, नौकर के पास पहुंच गई, यानी इतने में ही अपराध हो गया, अपराध का प्रयत्न हो गया, अटेम्प्ट हो गया। जब मैं प्रयत्नों को आपको समझाऊंगा, कई सारी परिभाषाएं हैं जिनमें प्रयत्न आएगा, तो मैं कई परिभाषा में आपको समझाऊंगा, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि जब किसी नौकर को भी कोई चीज दे दी जाती है, यानी मेरे द्वारा उस चीज ए के द्वारा उस चीज को छूट उसके हाथ से निकल गया, तो यदि अपराध हो गया। अब वह नौकर कहीं प्लेट गिरा देता है या खाना फेंक देता है, तो वह अटेम्प्ट माना जाएगा उस अपराध को करने के लिए। तो उसके लिए आशय होना चाहिए, उसकी मनस्थिति होनी चाहिए अपराध कारित करने की, उसके साधन इकट्ठे किए जाने चाहिए अपराध से संबंधित जो वह कर रहा है, उसके लिए अटेम्प्ट होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, और फिर लास्ट में अपराध कारित हो जाता है, तो वह अपराध के चरण थे।
अब इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है या इसमें कोई कमी दिखती है आपको वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसमें कोई कमी है, तो मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जब बताएं कि ये आपको कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।